हेलो व्यूवर्स। आज आपको बोर्ड पे देख के पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम अपने यूनिवर्स के बारे में और हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे यूनिवर्स जो है उसकी रचना और हमारी अर्थ की जो रचना है, एवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह से हुआ। आज हम देखेंगे गैलेक्सीज क्या हैं, किस तरह से हमारी धरती जो है वो वजूद में आई और वहां पर जो है लाइफ पॉसिबल हो पाई। तो चलिए चलते हैं आज हम अपने इस टॉपिक पे जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड प्लैनेट अर्थ। तो हमें यूनिवर्स की फॉर्मेशन जानने से पहले, हमारी अर्थ की एवोल्यूशन जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। इस थ्योरी के बारे में आपका जानना बहुत ही जरूरी है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्स के ऊपर या अर्थ के एवोल्यूशंस के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज दी गई। अलग अलग जो साइंटिस्ट थे, अलग अलग जो थ्योरिस्ट थे, उन्होंने जो अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं इसके ऊपर, वो डिफरेंट हैं। वो 8 थ्योरीज जो हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 8 थ्योरीज जो हैं वो यूनिवर्स के ऊपर दी गई हैं। लेकिन एक्सेप्टेबल जो थ्योरी लास्ट में जो जिसको एक्सेप्ट किया गया उसे हम द बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। असल में हुआ क्या, बिग बैंग थ्योरी करोड़ों साल पहले, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको क्लियर करवाता हूं कि क्या हुआ करोड़ों साल पहले। ये देखिए आप, यहां से आपको बिल्कुल क्लियरली जो है समझ में आने वाला है कि बिग बैंग थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी इज द डोमिनेंट साइंटिफिक थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये हमारे पास ना एक साइंटिफिक थ्योरी है किसके लिए, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि हमारी यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये एक साइंटिफिक थ्योरी दी गई। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक क्या हुआ कि द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड समटाइम्स बिटवीन 10 बिलियन एंड 20 बिलियन ईयर्स एगो। 10 to 20 बिलियन ईयर्स एगो जो था वो हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन हुई। इस थ्योरी के मुताबिक 10 से 20 बिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ की, हमारी यूनिवर्स की जो है क्रिएशन हुई फ्रॉम अ कॉस्मिक एक्सपेंशन at the that continues to spread matters in all the directions। इसने क्या किया इस थ्योरी ने, इस थ्योरी में बताया गया है कि किस तरह से एक एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ और वहां पर एक बिग बैंग, बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ जिसकी वजह से हमारे जो है अर्थ की, हमारी जो है यूनिवर्स की, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे 8 प्लैनेट्स, उनकी रचना किस तरह से हुई, हमारा सूरज किस तरह से बना। तो इस थ्योरी में ये एक साइंटिफिकली तरीके से इसको प्रूव किया गया। और जब ये बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग होने के कारण क्या हुआ, इस तरह से वो कारण इसका ये था कि ये आप ये जो देख रहे हैं ना, ये एक डेंस, जिस तरह से हमारे क्लाउड्स होते हैं डेंसली पैक्ड, उसी तरह से एक डेंस क्लाउड्स, एक आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फॉर्मेशन हुई थी वहां पर किसी पैक्ड मटेरियल की, बहुत ज्यादा क्लोजली, चाहे वो रॉकी मटेरियल था या कुछ भी मोल्टन मटेरियल की फॉर्म में, कुछ इस तरह से हमारे स्पेस में जो था वो डेंस फॉर्म में मौजूद था। जब एक बहुत डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई इनमें, डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से प्रेशर जब बहुत ज्यादा बन गया हमारे स्पेस में, तो वहां पर क्या हुआ, एक विस्फोट हो गया, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिस ब्लास्ट से इतनी बहुत ज्यादा एनर्जी जो थी वो प्रोड्यूस हुई। और उस एनर्जी में क्या हुआ, पता नहीं कितनी रॉक्स के पीसेस जो थे फेयर में जो थे वो बिखर गए, एक मोल्टन मटेरियल की शेप में अलग अलग जगह पे ये जाके फिक्स होने लगे। अगर हम स्पेस की बात करें तो हमारे स्पेस में है क्या, हमारे स्पेस में है स्टार्स और उन स्टार्स के बीच में है स्पेस, इसीलिए हम उसे स्पेस का नाम देते हैं। आप देखिए, एक स्टार और 2 स्टार, 3 स्टार, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसी नाम से हम इसको स्पेस के नाम से जानते हैं। जब इस तरह का विस्फोट हुआ और आप क्लियरली इस पिक्चर में देख रहे हैं कि किस तरह से ये मोल्टन मटेरियल दूर दूर स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा और काफी देर तक, करोड़ों सालों तक ये मटेरियल जो था वो इसी फॉर्म में फैलता रहा। अब इस मटेरियल के फैलने से क्या हुआ, अब ये आहिस्ता 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 ये फैल फैल के इन्होंने ये स्टार्स की शेप लेना शुरू कर दिया, जो कि चमकीले ल्यूमिनस बॉडी जिसको हम कहते हैं। और आज हम अगर स्टार्स की बात करें तो हम कहते हैं ये डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे,
ये जो स्टार्स, वो जो डेंस मटेरियल था जिसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद जब मोल्टन मटेरियल यहाँ और वहाँ जो बिखरने लगा, उस बिखरने की वजह से करोड़ों साल बाद वो उनकी शेप जो थी वो इस तरह से आने लगी, और ये डेंस मटेरियल अलग अलग जगह पे स्टार्स की शेप लेने लगा और एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तौर पे ये सामने आने लगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है ना, ये सारे वहां पर मिलने लगे, हमारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, एनर्जी जो थी वहां पर, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस था वो वहां पर चलने लगा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस जो था, हमारी कायनात जो थी वो बनने के कगार पर थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें ये आप देखिए मिल्की वे द गैलेक्सी, गैलेक्सी को हम जानते हैं जिसे हम अपनी आकाश गंगा भी कहते हैं। तो कोई एक गैलेक्सी जो है वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास मिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं, हमारे स्पेस में मिलियन ऑफ गैलेक्सीज। ये गैलेक्सी तो हमारी अपनी गैलेक्सी है, हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी मिल्की वे, हमारी जो आकाश गंगा है वो यही है। अब जो वहां पर जो स्टार्स मर्ज हुए, जो मैंने आपको बताया कि जब उस मोल्टन मटेरियल ने स्टार्स की शेप लेना शुरू कर दिया, तो वो स्टार्स क्या हुए, इकट्ठा हो गए, और वहां पर फिर से एक डेंस, एक डिस्क की शेप में, जिस तरह से एक आप देखते हैं एक सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, उसी तरह से डिस्क की शेप उन्होंने ले ली। ये देखिए एक स्पाइरल शेप में वो सामने आए, और वो बिल्कुल इतना घना था कि उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि इसमें क्या चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो डेंस मटेरियल वहां से, वो जो धुंधलापन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होता गया, और दूर होने के बाद क्या हुआ कि हमें हमारा जो है वो सूरज हमें हमारा मिल गया। और वो सूरज जो है वो एक बहुत बड़ा स्टार था। सूरज और कुछ नहीं है, सूरज एक बहुत बड़ा तारा है, एक बहुत बड़ा स्टार है। वो इतना बड़ा है कि हमारी 109 जो अर्थ हैं वो उसमें समा जाए। तो वो स्टार हमें मिल गया, वो नियरेस्ट टू अर्थ था, वो हमारे सोलर सिस्टम में आ गया, और वो सोलर सिस्टम जो था वो इसी मिल्की वे में ही मौजूद है। अब जब वो सोलर सिस्टम की शेप में सामने आया, तो वहां पर हमने देखा कि उसकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि वो हर जगह पे, हर एरिया को जो है वो ल्यूमिनेट कर रहा था, हर जगह पे उसकी रोशनी पहुंच रही थी, चकाचौंध हर जगह पे ये लाइट ही लाइट जो थी वो आ रही थी। तो उससे क्या हुआ, इससे आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम, इसमें न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, ठीक है, वो प्रोसेस चलने लगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एटम्स जो थे वो बनना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हमें ये हमारा एक सूरज मिल गया। तो ये हमारे लिए, हमारे सोलर सिस्टम के लिए, हमारे सौर मंडल के लिए ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, एक खुशखबरी थी कि हमारे पास जो है वो हमारा अपना सूरज जो है वो आ गया। अब हमें एक ऐसा प्लेनेट ढूंढना था जिस प्लेनेट के ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हो सकती है। तो उस प्लेनेट के लिए अब कुदरत ने क्या किया, अब उस सन से आपने जो मिल्की वे देखी, जो मिल्की वे जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, उसमें इस तरह के प्लेनेट्स जो थे वो सामने आए, और 8 बड़े बड़े रॉक्स के पीस, हमारे प्लेनेट क्या हैं, हमारे प्लेनेट्स बहुत बड़े बड़े रॉक के पीसेस हैं, जिसमें आप देखेंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून एंड प्लूटो भी यहाँ पर दिखाया गया है। बट प्लूटो जो है अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे सोलर सिस्टम में, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो ये हमारा एक सोलर सिस्टम सामने आया, लेकिन अब यहां पर मुद्दा है हमारे अर्थ का। यूनिवर्स के बारे में तो आपको पता चल गया कि यूनिवर्स की एवोल्यूशन कैसे हुई, यूनिवर्स किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम बना, कितनी मिल्की वे हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, और किस तरह से एक विस्फोट हुआ जिसे हमने बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया। और ये सारा प्रोसेस करके आपने देखा कि यूनिवर्स की क्रिएशन किस तरह से हुई, और किस तरह से हमारा जो है वो सौर मंडल तैयार हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे अर्थ के। उसी सौर मंडल में, उसी जो सोलर सिस्टम था, उसमें एक जो ग्रह था जिसका नाम था अर्थ। मैंने आपको बताया मरकरी, वीनस एंड अर्थ, तीसरे नंबर पे जो प्लेनेट सामने आया वो था हमारा अर्थ। बट किसी भी प्लेनेट पे लाइफ जो थी वो एग्जिस्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि हर एक प्लेनेट उस दौरान करोड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये मोल्टन मटेरियल में प्रेजेंट था।
मतलब लावा था, ज्वालामुखी फट रहे थे वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर लाइफ जो थी वो एग्जिस्ट नहीं हो सकती थी। अब इसको वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए भी नेचर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। अब नेचर ने क्या किया, जैसे आप यहां देख रहे हैं, इस अर्थ के ऊपर तो कोई भी सोच नहीं सकता है कि लाइफ पॉसिबल होगी। अब उसके लिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने, अब यहां पर देखिए, जो बाकी जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी और एवोल्यूशन हुआ आहिस्ता आहिस्ता, अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, मरकरी का एवोल्यूशन हुआ, बाकी प्लैनेट्स का एवोल्यूशन जो आहिस्ता आहिस्ता हुआ, तो उसमें जो अर्थ थी इस पे बहुत ज्यादा एस्ट्रॉइड्स, बहुत ज्यादा रॉक के पीसेस जो थे वो गिर रहे थे, बहुत पीसेस गिर रहे थे और लाइफ पॉसिबल नहीं थी। उन्हीं रॉक के पीसेस में कोई एक बहुत बड़ा पीस था, कोई एक बहुत बड़ा प्लेनेट था जिसका नाम था थिया। उस प्लेनेट का नाम था थिया। आप यहां पर क्लियरली देखेंगे कि हमारी अर्थ के साथ एक प्लेनेट टकराया जिसका नाम था थिया प्लेनेट। और थिया प्लेनेट जब हमारी अर्थ के साथ टकराया तो एक बहुत बड़ा बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। शायद उसी तरह से जिस तरह से हमारा बिग बैंग थ्योरी हुई थी, उसी तरह से अर्थ के बनने के बाद ये वापिस एक बार थिया प्लेनेट जो है वो हमारी अर्थ के साथ टकराया। और ये टकराना जो था वो एक अभिशाप नहीं था बल्कि एक वरदान था, क्योंकि हमारी अर्थ जो है उसको साइज देना था, उसको शेप देनी थी, उसको टिल्टेशन देनी थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, जिसको हम टिल्टेड कहते हैं। आपने बहुत सारे ग्लोब्स देखे होंगे जिसमें आपने अर्थ को सीधा नहीं देखा है, आपने जो हमारा मॉडल है अर्थ का उसको सीधा नहीं देखा है, उसको हमेशा झुका हुआ देखा है। तो वो 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड है। और वो किसकी वजह से है, थ्योरीज के मुताबिक वो इसी थिया प्लेनेट की वजह से है। जब ये थिया प्लेनेट अर्थ के साथ टकराया था तो ये अर्थ के बीचों बीच नहीं टकराया, ये उसके किसी साइड पे टकराया। और साइड पे टकराने से इतने जोर का टकराव था कि हमारी जो जमीन थी, हमारी जो अर्थ थी, उसने एक टिल्टेशन ले ली 23.5 डिग्री पे, जिसकी वजह से हमारा ये जो अर्थ थी इसके ऊपर लाइफ पॉसिबल हो पाई, इसके ऊपर सूरज की रोशनी पहुंच पाई, इसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन चल पाई। अब ये थिया प्लेनेट आगे जाके क्या करने वाला है ये आपको नहीं पता। ये थिया प्लेनेट अगर हमारी जमीन के साथ ना टकराता तो शायद हमारी जमीन के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, हमारे इस प्लेनेट के ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ना कर पाती। अब इस थिया प्लेनेट के टकराने से क्या हुआ, जैसे ही ये थिया प्लेनेट हमारी अर्थ के साथ टकराया, अब यहां पर आप देखिए कि थिया प्लेनेट के टकराने के बाद एक सामने जो है वो आपको विस्फोट नजर आ रहा है, बहुत बड़ा विस्फोट, बहुत बड़ा एक बैंग नजर आएगा इस थिया प्लेनेट के साथ। अब यहां पर इस विस्फोट के साथ क्या हुआ, फिर से रॉक्स के पीस हमारी जमीन से, हमारी अर्थ से टूटने लगे, बिखरने लगे और बिखर के एक साइड पे जाके इकट्ठा होने लगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से जब वो एक जगह पे जाके कलेक्शन होने लगी उनकी, वो इकट्ठे होने लगे, तो उसके बाद वहां पर एक मून की फॉर्मेशन हुई, जिसको हम एक बहुत बड़े रॉक के शेप में, एक बहुत बड़ा पीस जो था हमारे सामने आया, जो आज जिसको हम अपने मून के नाम से जानते हैं। अब हमारी अर्थ जब उसकी एवोल्यूशन हुई थी तब हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती थी, क्योंकि तब हमारा मून नहीं था और अर्थ के ऊपर बहुत सारे ह्यूरिकेन्स और ये सुनामीज वगैरह वहां पर जो थी वो किसकी, लावा की, वो मोल्टन मटेरियल की बहुत ज्यादा आती थी, बहुत ज्यादा तबाही रहती थी। और जब वो मोल्टन मटेरियल थोड़ा सा अपनी शेप में भी आया, ठंडा भी हो गया, तब भी क्रस्ट भी बन गया, उसके बाद भी वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कुछ माहौल इस तरह का नहीं था। तब हमारा चांद ने हमारी मदद की, हमारे मून ने हमारी मदद की और वो वजूद में आया। इसे हम आज किसके नाम से जानते हैं, मून। ये हमारा मून है और इसी की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट हो पाई है, पॉसिबल हो पाई है। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास अर्थ जो है वो क्लियरली आपके सामने है और उसके साथ आप देखिए मून, अर्थ के साथ हमें एक मून मिल गया। अब हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, जबकि मून जो है वो किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। चलिए एक डायग्राम से इसको हम क्लियरली समझेंगे कि किस तरह से
अर्थ और मून एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो एक ऑर्बिट ले लेते हैं हम इस तरह से, और सेंटर में हम यहां पर शो कर लेते हैं सन को। यह आ गया हमारा सन। अब ये सन है और ये ऑर्बिट किसका है? ये हमारे प्लेनेट का ऑर्बिट है। मैंने बाकी ऑर्बिट्स नहीं बनाए, मैं सिर्फ अर्थ की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको अर्थ के बारे में बता रहा हूं कि ये हमारा अर्थ का ऑर्बिट है। और इस अर्थ के ऑर्बिट में क्या हुआ, ये यहां से मूवमेंट कर रहा है और ये पूरा चक्कर लगाता है सूरज का 365 डेज में ये कंप्लीट करता है और वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये इसका ऑर्बिट है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। उसी तरह से अर्थ जिस तरह से रेवोल्यूशन करती है उसी तरह से रोटेशन भी करती है अपने एक्सिस पे। अब जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी तो वो डे एंड नाइट की फॉर्मेशन करेगी, और जब अर्थ अपने एक्सिस को छोड़ के रिवॉल्व करेगी तो ये 1 ईयर बनाएगी, जिसे हम कहते हैं 1 ईयर, दैट इज द 365 डेज का एक साल जो हमारा बनता है वो रेवोल्यूशन की वजह से बनता है। और हमारा जो डेज एंड नाइट्स की फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? वो रोटेशन की वजह से होती है। और ये दोनों प्रोसेस सेम चलते हैं हमारी अर्थ में, रोटेशन का और रेवोल्यूशन का। ये रोटेट भी करती है और रेवोल्यूशन भी दोनों करती हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये ऑर्बिट जो है वो अर्थ का है, जो सूरज के इर्द गिर्द चलता है। अब इसके अलावा हमारा जो अर्थ का भी एक ऑर्बिट है, अर्थ के ऑर्बिट पे क्या हुआ, यहां पे हम अर्थ का भी ऑर्बिट बना देते हैं और यहां पे हम किसको शो कर देते हैं? मून को। ये हमारा आ गया मून और ये है हमारी अर्थ, और यहां पर है हमारा सन। ये तो सब जानते हैं। अब अर्थ यहां पर रेवोल्यूशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, और मून क्या कर रहा है? अर्थ के साथ साथ ही चल रहा है और इसके इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द अपने एक ऑर्बिट में रेवोल्यूशन कर रहा है। किसकी? अर्थ की। ठीक है। और इस रेवोल्यूशन की वजह से ही हमारे जो है वो अर्थ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि मून और अर्थ दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारी अर्थ के ऊपर जो है लाइफ जो है वो पॉसिबल है। तो अब हम चलते हैं अपनी उसी स्लाइड पे जिस पे हम थे। यहां पे आप देखिए अर्थ और मून के बीच का डिफरेंस। यहां पे आपको डिफरेंस जो है अर्थ और मून के बीच का बहुत ही कम दिखाई देगा। ये डिफरेंस आपको बहुत कम दिखाई देगा। ठीक है। ये एक पिक्चर है, पिक्चर में आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए ये चीज शो की गई है कि जब अर्थ की एवोल्यूशन हुई और उसको अपना मून मिला, तब उसके मून के मिलने के साथ क्या हुआ, उसमें डिफरेंस बहुत कम था। हमारी जमीन के बहुत पास था चांद, और इतना पास होने की वजह से यहां पर लाइफ जो थी वो अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमारा क्रस्ट जो था वो मोल्टन मटेरियल तो ठंडा हो गया था, हमारे चांद की वजह से वो ठंडा हो गया था। जमीन हमारी बिल्कुल अपनी फॉर्म में आ चुकी थी, वहां पर एटमॉस्फेयर जो था वो बन चुका था। लेकिन यहां पर चांद के पास होने की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समुंदर, पेंथालासा जिसे हम कहते हैं, बहुत एक ही ओशन था, एक ही ओशन उस टाइम था जिसको हम पेंथालासा कहेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो वो उसमें से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा आपने सुना होगा कि सन और मून की वजह से ही जमीन के ऊपर जो है वो, इन्हीं दोनों की अट्रैक्शन की वजह से नीप टाइड्स और लो टाइड्स जो है वो जमीन पे बनती है। तो यही यहां पर प्रोसेस चल रहा था। यहां पर बहुत ज्यादा सुनामीज, यहां पर बहुत ज्यादा ह्यूरिकेन्स जो थे जमीन पे चल रहे थे, जिसकी वजह से लाइफ जो थी वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी। अब नेचर की तरफ से क्या हुआ, धीरे धीरे ये प्रोसेस भी क्लियर होने लगा, क्योंकि कुदरत ने ये पहले से ही सोच के रखा था कि जमीन के ऊपर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करनी है। बाकी प्लैनेट्स को नहीं चुना गया, क्योंकि वहां पर कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट हो पाए। इसीलिए हमारे अर्थ को इसी प्रोसेस के लिए चुना गया, जिसके ऊपर आज हम रह रहे हैं, जिसके ऊपर आज हम अपनी लाइफ, जहां पर हमारी एग्जिस्ट कर रही है, जहां पर लाइफ पॉसिबल है। तो नेचर ने क्या किया, इस चांद को जमीन से थोड़ा सा दूर कर दिया। और यहां पर आप देखिए क्लियरली आपको नजर आएगा कि पहले मून और अर्थ का डिफरेंस कितना था
और अब हमारे मून और अर्थ में डिफरेंस कितना हो गया, मतलब इतना काफी डिफरेंस ज्यादा। पहले जो था बहुत कम डिफरेंस था, अब यहां पर आप देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और इसकी वजह से अर्थ जो थी वहां पर जो एटमॉस्फेयर था वहां पर जो वो टाइड्स वगैरह आ रही थी, बहुत ज्यादा सुनामीज, बहुत ज्यादा जो ह्यूरिकेन्स, भवंडर, तेज हवाएं चल रही थी जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं थी, वो काम रुक गया और अर्थ जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो गई, शांत हो गई। अब यहां पर जो थी वो लाइफ जो थी वो पॉसिबल हो रही थी। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कि अब क्या हुआ। अर्थ तो हमारी वजूद में आ गई, अर्थ हमारी वजूद में आ गई, लेकिन आज की अर्थ और तब की अर्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। हमारी अर्थ ऐसी नहीं थी जिस तरह से आज हम देखते हैं कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे 4 और 5 ओशंस हैं, तो उस तरह से पहले नहीं था। पहले आप सिर्फ एक ही लैंड मास को देखते हैं हमारी जमीन में। आपने बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी पुरानी, जब एवोल्यूशन हुआ अर्थ का, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही लैंड मास जो था वो मौजूद था, जिसको हम पैनेजिया के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? पैनेजिया के नाम से जानते थे। एक ही लैंड मास और एक ही ओशन जिसको हम पेंथालासा के नाम से जानते थे। अब लाइफ तो पॉसिबल करवानी थी कुदरत ने अगर इतना बड़ा काम किया हमारी जमीन पे, वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करवाने के लिए मून को लाया, ठीक है। अब यहां तक तो छोड़ना नहीं था कुदरत ने, अब इसके लिए भी अलग अलग थ्योरी दी गई। अब कि जमीन के ऊपर कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन किस तरह से हुई, क्या थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्या थी, और ये सारी एक थ्योरी जो है थ्योरी के रूप में सामने आई। और उसमें क्या दिखाया गया, उसमें दिखाया गया कि इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि हमारा सिर्फ एक ही लैंड मास था जिसका नाम था पैनेजिया लैंड मास, अभी मैं बात कर रहा था इसके बारे में। और दूसरा हमारे पास था टेथस सी, और एक हमारे पास ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, ये पेंथालासा, ये पूरा, इसको भी हम पेंथालासा ही कहते हैं। ये सारा पेंथालासा, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास से अप्रोक्सीमेटली 70% हमारे पास वाटर है और ओनली 30% या 28% जो है हमारे पास लैंड मास है हमारे इस जमीन के ऊपर, इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक ही लैंड मास था, कोई यहां पर कॉन्टिनेंट नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग की वजह से कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए। हमारे जमीन के नीचे जो प्लेट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, वो उनमें हलचल होना शुरू होगी, जिसकी वजह से हमारे आपने ब्लॉक माउंटेन्स, फ्रॉस्ट माउंटेन्स, फिस्चर माउंटेन्स का नाम सुना होगा। माउंटेन्स के ऊपर अलग से एक लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर हम हर चीज को यहां पर ही कवर करना शुरू हो गए तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इस टॉपिक को रोका जाए 1 घंटे तक या 50 मिनट तक, ये बहुत लंबा हो जाता है। तो ब्लॉक माउंटेन, फ्रॉस्ट माउंटेन और फोल्ड माउंटेन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि वो जो हमारे पास पैनेजिया एक लैंड मास था, वो पैनेजिया लैंड मास भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो गया। एक का नाम हो गया लॉरेजिया और दूसरे का नाम आ गया गोंडवाना। अब लॉरेजिया और गोंडवाना क्या है? अब लॉरेजिया को हम एंकारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, एंकारा लैंड, और पेंथालासा ओशन आप अभी भी देख सकते हैं वहीं पर प्रेजेंट है। अब लॉरेजिया मतलब गोंडवाना लैंड और लॉरेजिया मतलब एंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड, एक चला गया हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक चला गया हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ग्लोब को अगर हम डिवाइड कर लें सेंटर से, ये 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर होता है। डिग्रीज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, डिग्रीज के बारे में। ये एक सीरीज चला रहा हूं मैं ज्योग्राफी के ऊपर, वर्ल्ड मैप के ऊपर, जिसमें 5-6 वीडियोस लेके मैं आपके सामने आऊंगा। तो एक एक करके हर चीज को हम क्लियर करेंगे। ये लाइंस क्या हैं और ये वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं और ये पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, इक्वेटर क्या है, कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, आर्टिक क्या है, अंटार्कटिक क्या है, डिग्रीज किस तरह से बनती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करवा दूंगा आपको हर चीज को। लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं कि पैनेजिया को लॉरेजिया और गोंडवाना में डिवाइड किया और
यहाँ पर 0 डिग्री पे जो इक्वेटर था, ऊपर वाले एरिया को हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले एरिया को हमने साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना। और उसी तरह से एक सेंटर से भी लाइन को ड्रॉ किया गया यहाँ से, जिसको हम जीएमटी कहते हैं, और ये भी 0 डिग्री पे थी। और इस एरिया को हमने ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर हम कर ही लेते हैं यहाँ पर, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आप यहां पर क्लियरली एक चीज को नोट कीजिए कि आपका इंडिया कहां पर है। आपने नोट किया? आप देखिए कि इंडिया जो है वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ही नहीं है, जबकि हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ना कि साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया तो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। यहां से आपको क्लियर होगा कि पहले जब अर्थ की एवोल्यूशन हुई थी, जब लोरेजिया और गोंडवाना लैंड प्रेजेंट थे, तब हमारी इंडिया कहां पर थी? ऑस्ट्रेलिया के पास, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नीचे। और आज हमारी इंडिया कहां है? यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। इस लोकेशन पे हमारी इंडिया जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये इतना बड़ा चेंज हुआ कैसे? तो इतना बड़ा चेंज होने के पीछे क्या कारण था? ये सारा कारण जो था ये रीजन्स का, ये टेक्टोनिक प्लेट्स का, ये सिस्मिक एक्टिविटीज का, ठीक है ना। वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी वो एक दूसरे को प्रेशराइज कर रही थी, एक दूसरे को धकेल रही थी। अब यहां से टेक्टोनिक प्लेट्स, नेक्स्ट स्लाइड में यहां पर आप क्लियरली देख लीजिए इंडिया कहां पर है, ये यूरेशिया कहां पर है, अफ्रीका। यहां पर थोड़ा थोड़ा कॉन्टिनेंट्स की शेप को सामने दिखाया गया है। लेकिन अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो यहां पर आप देखिए क्लियरली, ये आपको नजर आएगा हमारा, मैं इसको साइड कर देता हूं, ये हमारा सामने नजर आएगा हमारा ग्लोब एक फ्लैट सरफेस की शेप में। अब यहां पर ये रेड कलर, ये लाइंस देख रहे हैं यहां पर रेड कलर में, और ये रेड कलर्स में जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये क्या हैं? ये हमारी जोन्स हैं, सिस्मिक जोन्स, हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव रहती हैं वो जोन्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट मेन टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताता हूं। जैसे हमारे पास यूरेशियन प्लेट है, हमारे पास अफ्रीकन प्लेट है, फिलिपी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यही रिस्पॉन्सिबल थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिनकी वजह से इंडिया जो है वो यहां पर ना होने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया। यहां से इस तरह से प्रेशराइज हुआ, धकेला गया कि वो इंडिया ऊपर की तरफ चला गया, और बाकी के एरिया में पानी जो था, वाटर जो था, एक ओशन के रूप में सामने आया। अब आप यूरेशियन प्लेट को देखिए, यहां पर ये यूरेशियन प्लेट, यहां पर यूरेशियन प्लेट इसको इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें रशिया और साथ में आपके यूरोप का एरिया भी बीच में आ रहा है। तो ये यूरेशियन इसको हम कहते हैं क्योंकि रशिया और मतलब अगर हम बात करें तो एशिया और यूरोप, इन दोनों की प्लेट जो है वो एक ही है। यहां से अगर हम देखें तो एक ही है। तो यूरेशियन प्लेट की वजह से यहां से दबाव पड़ा और ये भी वहां पर खिसकने की वजह से ऊपर ऊपर आता गया, और ये शेप हमारे अर्थ की बनती गई। अब यहां पर देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये थ्योरी क्या किसी ने देखी? क्या ये ड्रिफ्टिंग थ्योरी, अब काफी लोग ये सोचते हैं कि किसने देखा कि ये प्रोसेस हुआ था, तब क्या हुआ, किसको क्या पता। लेकिन जिन्होंने ये थ्योरी दी है, वैगनर की बात कर रहा हूं, उन्होंने ये थ्योरी दी और ये प्रूफ के साथ बताया कि अगर हम जिस तरह से ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए, जिस तरह से कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, अगर हम इन कॉन्टिनेंट्स को वापस उसी सिमेट्री में उसी तरह से फिट करें तो ये एक दूसरे के बीच में एक पजल की तरह, एक रिडल की तरह ये फिक्स हो जाएंगे, ये फिट हो जाएंगे। अब यहां की बात करो, साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, अगर मैं इसको खिसका के इन दोनों के बीच में डाल दूं, अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट को अगर मैं मिक्स कर दूं यहां पर, अब ये देखिए यहां फिट हो जाएगा, ये यहां फिट हो जाएगा, और ये पूरे का पूरा यहां पर आके फिट हो जाएगा, मेदास्कर यहां पर फिट हो जाएगा। अब हम ऑस्ट्रेलियन, इसको हम ओशिनिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया भी कहते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट कहा जाता था, क्योंकि अगर हम देखें तो किसी भी कॉन्टिनेंट की कोई भी कैपिटल नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एक कैपिटल है जिसका नाम है कैनबेरा।
कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, लेकिन उस वजह से हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट का नाम नहीं देते, है ये कॉन्टिनेंट, बट इसको हम ओशिनिया कॉन्टिनेंट में डालते हैं, ओशिनिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो था इस तरह से ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से जो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई, जिसकी वजह से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हमारे सामने आए। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। सबको पता है कि हमारे पास कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट हैं टिल डेट। नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूं मैं कि हमारे, ये देखिए आप, सैटेलाइट व्यू है हमारा, बिल्कुल क्लियरली यहां पर जो है दिखाया गया है कि किस तरह से हमारी अर्थ स्पेस से दिखती है। अब यहां पर क्लियरली ये देखिए आप, ये पूरा यहां पर ये एशिया देख लीजिए, यहां पर यूरोप देख लीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए ये है हमारा एशिया है और ये हमारा यूरोप है। ठीक है, और यहां पर देखिए ये अफ्रीका। इसी तरह से हमारा ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। ये देखिए कि ये है नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा है, ग्रीनलैंड जिसे हम कहते हैं, ग्रीन लैंड, ये है हमारा ग्रीनलैंड। और यहां पर ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे आप देखिए एंटार्क्टिका। ये है हमारा एंटार्क्टिका। तो ये है हमारा एक सैटेलाइट व्यू जिसमें आपने क्लियरली हर कॉन्टिनेंट को क्लियरली देखा। एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, दैट इज द ओशिनिया आल्सो। नाउ अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यहां पर क्लियरली आप ओशंस के बारे में देख पाएंगे। मैंने सबसे पहले आपको एक ही ओशन का नाम बताया था, पेंथालासा, पेंथालासा ओशन। अब देखिए जैसे जैसे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए, जिस तरह से कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग होनी शुरू हो गई, तो हमारे ओशंस भी सामने आना शुरू हो गए। अब यहां पर क्लियरली आप देखिए, यहां पर आर्टिक ओशन है, यहां पर एंटार्क्टिक ओशन है, सॉरी यहां पर अटलांटिक, आर्टिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, और यहां पर हमारा इंडियन ओशन है, देन हमारे पास पैसिफिक ओशन है और साउदर्न ओशन है। हम इसको ओशन नहीं मानते हैं, काफी थ्योरीज में साउदर्न ओशन को ओशन नहीं माना गया। इसीलिए मैं जब वीडियो स्टार्ट की थी मैंने आपको बोला था कि 4 और 5 ओशन है हमारे पास। कहीं पर 5 ओशन दिखाए जाते हैं मैप में, और कहीं पर 4 ही ओशन दिखाए जाते हैं, जिसमें आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। ठीक है, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे, यहां पर कंफ्यूज मत होना पैसिफिक ओशन में, क्योंकि यहां भी पैसिफिक ओशन और वहां भी पैसिफिक ओशन। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक फ्लैट सरफेस है हमारे ग्लोब का, हमारी जमीन का। आप सबको पता है कि हमारी जमीन जो है वो गोल है, वो स्फेरिकल है समवट। ओके, तो वो जैसे ही गोल होती है तो ये दोनों पोर्शन आपस में, ये फ्लैट है तो ये दोनों पोर्शन आपस में जुड़ जाते हैं और एक ही पैसिफिक ओशन की शेप में सामने आते हैं। ये एरिया हमारा वो एरिया है जहां पर अटलांटिक जहाज जो है वो डूबा था 1912 में, 1912 में। यहां पर हमारा टाइटैनिक जहाज डूबा था। हर एक ने वो मूवी भी देखी होगी टाइटैनिक। तो आज तक उसका जो वो रैकेज वो यहीं पर पड़ा हुआ है, उसका मलबा जो है वो आपको यहीं से मिलेगा। अटलांटिक ओशन में एक स्पॉट है, वहां से वो क्लियरली सैटेलाइट व्यू से आप इंटरनेट पे भी उसको सर्च करके देख सकते हैं। नो, अब आपने देखा किस तरह से हमारे ड्रिफ्टिंग हुई, किस तरह से कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, किस तरह से ओशंस बने। तो अगर यहां पर मैं आपको एक दो चीजें और ऐड करवा देता हूं कि एशिया जो है, एशिया ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, ASIA। कितने कॉन्टिनेंट है हमारे? 7। ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है एंड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया है जिसमें हम लोग रहते हैं। ओके, और ये हमारा पहला कॉन्टिनेंट। और अब हमारे पास अगर आप कोई पूछ ले कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका जो है ये सेकंड लार्जेस्ट
कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट। वहां पर एशिया फर्स्ट था, अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट है। ये हमारे पास आगे दो कॉन्टिनेंट्स, तीसरा कॉन्टिनेंट हमारे पास आता है यूरोप, उसके बाद हमारे पास आता है नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। कितने हो गए? 5। और ये आ गया हमारा अंटार्कटिका 6 नंबर पे कॉन्टिनेंट, और 7 नंबर पे हमारा कौन सा आ गया, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं, और ये ओशिनिया। ठीक है, ये हमारा आ गया ओशिनिया कॉन्टिनेंट। अब यहां पर आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी पता लग गया कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स से सबसे बड़ा कौन सा है और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमारा यही है ओशिनिया, दैट इज द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसकी तो कोई बाकी किसी की कोई कैपिटल नहीं है, बट उसकी कैनबेरा कैपिटल है, इसकी वजह से हम उसे ओशिनिया कॉन्टिनेंट ही कहते हैं, और ओशिनिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो ये पूरा आपके सामने एक पिक्चर है हमारे ओशंस की और हमारे कॉन्टिनेंट्स की, किस तरह से ड्रिफ्टिंग हुई, किस तरह से ये अलग हुए। अगर हम इनको अब यहां से देखिए इसको क्लियरली, अगर इस पोर्शन को मैं यहां पर फिट कर दूं तो क्या ये फिट नहीं होगा? अगर मैं वापस इंडिया को नीचे ले आऊं, उसी तरह से खींच लूं वापस नीचे हर चीज को, तो ये सारा वापस इकट्ठा होके एक ही लैंड मास के रूप में सामने आएगा, जिसे हम पैंजिया के नाम से जानेंगे। ये पूरा सिस्टम जो है वो किस तरह से बना, किस तरह से कायनात ने हमारे लिए इसको फिट किया। तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आप इसको देख रहे हैं, ये वापस अपनी फॉर्म में भी आ सकता है। अगर कुदरत इसको दूर ले जा सकती है तो वापस पास भी ला सकती है, ड्यू टू द अगेन द रिवर्सल ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज, वापस रिवर्स हो सकता है। ये पूरा ओशन जो है पेंथालासा जिसे हम कहते हैं, टोटली पूरा पेंथालासा आ सकता है, और जो लैंड फॉर्म हमारे पास एज अ पैनजिया की शेप में था, हमारे पास वो भी नहीं बचेगा अगर हमने अपनी ये जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे ही तरफ से हो रही है, अगर वो इसी तरह से चलती रही तो ये प्रोसेस कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, और पूरा का पूरा जो जमीन है वो पानी के नीचे समा जाएगा। हमारा जो लैंड मास कुछ नहीं बचेगा, कोई कॉन्टिनेंट नहीं बचेगा। तो इसलिए हमने ऐसी एक्टिविटीज को मिनिमाइज करना है, उनको कम करना है, पोल्यूशन को मतलब नहीं होने देना है हमने, जिसकी वजह से कि हमारी अर्थ हमसे छिन जाए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी अर्थ किस तरह से टिल्टेड है, और ये क्यों टिल्टेड है। एज पर थ्योरी ये टिल्टेड उसी थिया प्लेनेट की वजह से है, जिसकी वजह से हमें मून मिला, और जब मून इसके साथ टकराया तो ये जो थी वो टिल्टेड हो गई। ये झुकाव इसका थोड़ा सा 23.5 डिग्री थोड़ा सा झुक गया, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हुई। नेक्स्ट, इस पिक्चर को आप देखिए, हमने हमेशा अपनी अर्थ को बिल्कुल एक स्फेरिकल गोले में, एक ब्लू कलर में देखा है, बिल्कुल साफ सुथरी। ये गोल ऐसे लग रहा है किसी ने प्रकार जिसको हम डिवाइडर वो रख के इसको बिल्कुल गोल किया हुआ है, स्फेरिकल शेप में रखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी अर्थ इस शेप में है, कहीं से बल्ज है, इसमें उठी हुई है, कहीं से कम है, कहीं से ज्यादा है। वो जो पिक्चर आपके सामने है उसको क्या किया गया है, वो एवरेज बताई गई है। यहां से सपोज कीजिए हम एक लाइन लेंगे और जितना एरिया इसके अंदर आएगा अंदर रखेंगे। अब ये देखिए, यहां से ये एरिया खाली है तो इसको भी हमने गोल में ले लिया, और ये एरिया यहां से बाहर चला जाएगा तो इसको हमने बाहर कर दिया। तो एवरेज में हमने उसको, जो हमने मॉडल बनाया अर्थ का, उसको हमने स्फेरिकल शेप में इसी कारण से रखा है, बाकी और कोई बड़ा कारण नहीं है। हमारी अर्थ वाकई में जो है वो इस शेप में नजर आती है। अब आप यहां पर देखिए, मेरा जो इस वीडियो को बनाने का एक मकसद था, मैंने आपको इन लाइंस के बारे में बताना था जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हमारी वर्टिकल एंड पैरेलल लाइंस, बट विदाउट एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, उसके बगैर मैं आपको ये डायरेक्टली नहीं बता सकता था। ये लाइंस मैं आपको अर्थ की रीडिंग के बारे में नहीं बता सकता था। हमारे पास ग्लोब तो आ गया, हमारे पास अर्थ का स्ट्रक्चर आ गया, हमारे पास अर्थ का मॉडल आ गया, हमारे पास हमारा पैनजिया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया, टूट गया, 7 कॉन्टिनेंट्स हमें मिल गए, हमारी जमीन पे लाइफ पॉसिबल हो गई। बट अब साइंटिस्ट को क्या चाहिए था, अर्थ को स्टडी करना,
जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अर्थ को स्टडी करने के लिए इन्हीं लाइंस का सहारा लेते हैं, और यही लाइंस ड्रा की गई एक मैप के ऊपर, एक प्लेन पेपर के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता उसने ग्लोब का रूप ले लिया, और इन्हीं लाइन से हम अपने पूरे ग्लोब को पढ़ सकते हैं, हम अपनी पूरी अर्थ को पढ़ सकते हैं। इन्हीं लाइन से हमारे सीजन्स जो हैं वो बनते हैं, इन्हीं लाइन से सोलर इक्विनिक्सेस, वर्नल इक्विनिक्सेस, ये इस तरह की चीजें सामने आती हैं। ल्यूनर इक्लिप्स और ये सारी चीजें, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये मैं सीरीज बना रहा हूं, और हर चीज आपको इसमें मिलेगी मेरी नेक्स्ट वीडियोस में। इस चैप्टर को आप यहां तक ही रखिए, आज के इस टॉपिक को यहां तक ही रखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक में हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आज पेंडेमिक के दौर में ये बच्चों तक पहुंचे और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ये हर क्लास में है। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ मुझे लग रहा है कि 5th क्लास से बच्चों को पढ़ाई जाती है, और ये कॉलेज लेवल तक ये बच्चों को दिखाना चाहिए, ताकि बच्चों को कम से कम अपने प्लेनेट के बारे में पूरी नॉलेज हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स।